दोस्तों, पिछले पार्ट में रिहाना सिख जिन के साथ एक ऐसा सौदा तय करती है जिससे वो एक बच्चे के बदले अपनी रूह समेत खुद को शैतान को सौंप देती है। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं, एक शैतान है। पुरानी कथाओं में नस नस के नाम से जाना गया है। एक श्रापित जिन, एक ऐसा जिन जिसका ना तो पूरा सिर था और ना आधा शरीर। जब सुबह हुई तो सूरज की पहली किरणों ने रेत को रोशन किया, लेकिन रेत का रंग खून से लथपथ था। चारों तरफ बिखरी हुई लाशों के टुकड़े, कटी फटी हुई बाहें और अन्य शरीर के भाग नजर आ रहे थे। वहां से गुजरते हुए एक शख्स की नज़र उस जगह पर पड़ी तो डर के मारे उसके होश उड़ गए। तेज सांसों के साथ वो शख्स दौड़ता हुआ कबीले के मुखिया के दरवाजे पर पहुंचा। मुखिया जी, लाशें, हर तरफ लाशें, खून ही खून। क्या लाशें? कहाँ? साफ साफ बताओ, क्या देखा तुमने? मुखिया जी, कबीले के बाहर रेत के किनारे 2 आदमियों की कटी फटी लाशें पड़ी हुई हैं। उनके शरीर कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। मुझे जल्दी उस जगह ले चलो। उन लाशों को देखने के बाद मुखिया को भी यकीन हो गया कि यह काम किसी खौफनाक चीज का है। आखिर वो क्या हो सकता है जिसने इस काम को अंजाम दिया है? ये तो तय है, यह काम तो किसी इंसान का तो नहीं हो सकता। इसके बाद कबीले के मुखिया ने सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और लाशों की जान पहचान करवाई। सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए। कल रात हमारे कबीले के बाहर से 2 आधी अधूरी लाशें मिली हैं। एक बार सभी जांच लो, कहीं यह दोनों आदमी तुम्हारे परिवार में से तो नहीं है। मुखिया के कहने पर सभी लोगों ने लाश के कपड़े और दूसरी चीज़ों से उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। मुखिया जी, मुझे लगता है ये दोनों लाशें किसी मुसाफिर की होंगी। कबीले में सभी लोग सही सलामत यहाँ मौजूद हैं, सिवाय रिहाना के। रिहाना? क्या उसको खबर नहीं किया गया? मुखिया जी, दरअसल रिहाना कई महीनों से गायब है। वो कबीले में बहुत कम दिखाई देती है। ठीक है, रिहाना के घर चलने की तैयारी करो। कबीले के मुखिया ने सभी को हिदायत दी कि दिन ढलने के बाद कोई भी शख्स घर से बाहर ना निकले। इसके बाद वो लोग रिहाना के घर की तरफ निकल पड़े। जब मुखिया और उसके साथी रिहाना के घर पहुंचे तो हर कोने में से एक सन्नाटा गूंज रहा था। दीमकों ने दरवाजा खाया हुआ था और हवा में अजीब सी बदबू महक रही थी। बदबू इतनी तेज थी कि उनमें से कुछ आदमी बाहर ही रुक गए। मुखिया ने अपने मुंह पर गमछा लपेटा और आगे कदम बढ़ाए। फिर उनकी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी जहां उनको 2 लाशें मिली, एक रिहाना की और दूसरी उस बूढ़ी औरत की। लाशें देखकर मुखिया की रूह कांप उठी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा डर उस वक्त लगा जब उसकी नज़र रिहाना के फटे हुए पेट पर पड़ी। ये तो किसी शैतानी कुबत का काम लगता है। आखिर इतनी बुरी मौत कौन दे सकता है? क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं मुखिया जी, ये कबीले वालों से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। मुझे लगता है ये कुछ और ही बला है। मुखिया और उसके लोग हत्यारे का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक जमीन पर किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी और फिर एक पुरानी सी चादर ओढ़े हुए एक बुजुर्ग मौलवी सामने आए। यहाँ जो हुआ है उससे नवाकिफ हो। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इंसानियत की पूरी तरह ख़त्म करने के लिए ही पैदा हुई हैं। मौलवी साहब, आप यहाँ कैसे? आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला? कल रात मैंने दहशतनाक खौफ देखा। एक ऐसा मखलूक जिसका आधा जिस्म आधा चेहरा था, जिसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थीं। फिर मैंने ख्वाब में एक औरत की चीख सुनी। वो चीख रिहाना की थी। उसी वक्त मुझे समझ में आ गया रिहाना किसी और चीज़ के कब्जे में है। वो मखलूक आ गया है जिसका जिक्र पुरानी किताबों में किया गया था। उसी ने इन दोनों को मारा है। लेकिन मौलवी साहब, ये मखलूक है कौन और उसे रोका कैसा जाए? रिहाना ने अपनी औलाद की तमन्ना पूरी करने के लिए एक जिन के साथ रिश्ता बनाया था और उस नाजायज़ बंधन से जो मखलूक पैदा हुआ उसे नस नस कहा जाता है। ये ऐसा खौफनाक जिन है जिसका सिर्फ आधा शरीर है। ये ना तो पूरा इंसान है और ना ही पूरा जिन। ये एक बदसूरत जिन है जिसका वजूद खुद
फितरत के खिलाफ है। कबीले के सभी लोगों को इत्तला कर दो कि रात के समय कोई भी घर से बाहर ना निकले। नस नस के वजूद की खबर जंगल की आग की तरह पूरे कबीले में फैल गई। कबीले के सभी लोगों को नस नस के बारे में इत्तला कर दिया गया। सभी लोग मौलवी का कहना मानकर अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन उसी कबीले में रहने वाली दो बहनें इस बात को सिर्फ अफवाह समझती हैं। मुझे लगता है ये मुखिया लोगों को डराकर सिर्फ अपनी ताकत बना रहा है और लोग अंधों की तरह इसकी बात में आ जाते हैं। हाँ बहन, हर बार कोई नई कहानी गढ़ी जाती है, कभी भूत की तो कभी प्रेत की और अब नस नस की, और हर बार सबको कह दिया जाता है घर में कैद रहो, लेकिन मुखिया और उसके लोग तो बेवकूफ बाहर निकल जाते हैं जैसे इनके लिए अलग कानून हो। मैं तो कहती हूँ असली राज इन्हीं लोगों के पास छुपा है। जरूर ये लोग कबीले वालों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ठीक कहती हो बहन, अगर असली खतरा नस नस होता तो सबसे पहले मुखिया और उसके लोगों को मार देता। हाँ, सही कहा। क्या वो कोई जादू ताबीज पहनकर घूमते हैं जिसे बदरोही तक नहीं पहुंच पाती? मैं तो कहती हूँ साजिया, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। इसके बाद तकरीबन रात के 11:30 बजे तक पूरा कबीला अंधेरे के डर से अपने अपने घरों में सोया हुआ था। उसी वक्त दोनों बहनें चुपके से घर के बाहर निकल पड़ती हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों सीधा उसी जगह पहुंच गईं जहां कभी रिहाना गई थी। जैसे ही रजिया और साजिया ने रेत के वीराने में कुछ कदम और बढ़ाए, उनके आसपास का माहौल बदलने लगा। अचानक काले साए रेत पर उनके साथ साथ चलने लगे और हर कदम पर उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती तो सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। साजिया, तुमने कुछ सुना? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या तुम्हें डर लग रहा है रजिया? नहीं, पर मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राजा को आने वाला खतरा महसूस हो जाता है, लेकिन साजिया आगे जाने की जिद करती है और तभी तेज हवाओं के साथ एक आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है। आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आओ आ जाओ। डरावना मंजर देखकर रजिया और साजिया पूरी तरह से डर जाते हैं। दोनों ने हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया, एक लाल चमकती हुई आंखों वाला कोई शख्स सामने से गुजर जाता है। हाँ, हाँ, कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? तुम मुझे देख सकती हो रजिया? मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। आओ मेरे पास, आओ और करीब आओ मेरे। मैं तुम्हें नई दुनिया की सैर कराऊंगा। उस साए की भयानक आवाज़ सुनकर दोनों बहनें चौकन्ना हो जाती हैं। साजिया ने पीछे पलटकर देखा तो उसे अंधेरे में धुंधला धुंधला कोई खड़ा नजर आया। साजिया ने रजिया से कहा, रजिया वहाँ कौन है? वही जो हमारी तरफ देख रहा है। उन दोनों की नज़र अंधेरे में खड़े उस साए पर ही थी और तभी बिजली का एक तेज झटका आसमान को चीरता हुआ जमीन पर आ गिरता है और उस रोशनी से अंधेरे में खड़ा हुआ शख्स साफ साफ नजर आता है। साजिया, आधा चेहरे वाला वो शख्स। हाँ 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 हाँ, जल्दी भागो यहाँ से। साजिया, वो तुम्हारे बहुत करीब है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागती हैं, लेकिन तभी नस नस तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और रजिया को रेत के अंदर खींचकर ले जाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे रेत में धंसने लगती है। साजिया अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है
और भागते भागते काफी दूर निकल जाती है। लेकिन रजिया की चीखें उसे अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही हैं। आ, 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 मुझे माफ कर देना बहन, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। रजिया की मौत के बाद साजिया खौफजदा होकर डर के मारे अंधाधुंध बस्ती की तरफ भागती है। लेकिन तभी वो रास्ता भटक जाती है। वहीं उसे मुखिया और मौलवी साहब कुछ लोगों के साथ नजर आते हैं। उन्हें देखकर साजिया की जान में जान आती है। साजिया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मुखिया जी, रजिया रजिया को बचा लो। रजिया को बचा लो। मैंने साफ कहा था कोई भी शख्स रात को अपने घर से ना बाहर निकले, फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब पछताने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। शांत हो जाओ। जिया, क्या तुम हमें उस जगह पर ले जा सकती हो जहां तुम पर हमला हुआ था? जी। साजिया मौलवी साहब और मुखिया को उस जगह पर ले जाती है जहां कुछ देर पहले मौत ने दस्तक दी थी। वहां पहुंचकर वो देखते हैं रेत में दबी हुई हड्डियां और खून से लथपथ मांस के टुकड़े नजर आते हैं। बाबा, ये रजिया ही है, ये अंगूठी मैंने ही उसे दी थी। रजिया। मेरी बहन। या अल्लाह, हमारी मदद कर, हमें इस बला से निजात दे। नस-नस कबीले के एक और इंसान को अपना शिकार बना चुका था। अब सवाल ये है कि क्या मुखिया अपने लोगों को इस डरावनी शक्ति से बचा पाएगा? क्या मौलवी साहब कोई ऐसा तोड़ बताएंगे जिससे नस-नस जिनको हमेशा के लिए रोका जा सके? जानने के लिए देखिए अगला रोमांचक भाग। तो प्यारे दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।